नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज ब्लास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानकारी देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है। बेहद खास ये दौरा और वाराणसी से बेहद लगाव और 17-18 दिसंबर तक वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलियों और घाटों का मुआयना करेंगे। पीएम मोदी सेवापुरी विधानसभा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यहीं से चुनाव लड़ते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहीं से जीत बार बार मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वाराणसी को 900 करोड़ रुपए की सौगात भी दी जाएगी। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी का एक बार फिर से कायापलट होगा और गली और घाटों का भी मुआयना करेंगे, क्योंकि जब से डबल इंजन की सरकार आई है वहां के लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश का बदला बदला स्वरूप है। चाहे वाराणसी की बात की जाए तो या फिर सभी 80 घाटों की बात की जाए, और अब अयोध्या में भी रामलला आने वाले हैं और ऐसे में कई योजनाओं की एक बार फिर से सौगात दी जाएगी वाराणसी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बेहद खास ये दौरा रहेगा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और जब घाटों पर निकलेंगे, वहां की गलियों का जायजा लेंगे, तब और भी दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। अब बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। 2 दिवसीय दौरा है उनका लखनऊ का। आज और कल लखनऊ में राष्ट्रपति मुर्मू रहेंगे। एक बेहद खास कार्यक्रम है और इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी की एंट्री ड्रोन टीम राष्ट्रपति की निगरानी करेगी। ये बेहद खास सुरक्षा व्यवस्था है और ऐसे में आयोजन स्थल को नो फ्लाइंग जोन में भी रखा जाएगा। एनएसजी एंटी ड्रोन टीम समेत पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, इसकी पूरी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि बेहद खास कार्यक्रम है। 2 दिन का एक खास कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत कर रही हैं। एनएसजी एंटी ड्रोन समेत पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। बेहद खास व्यवस्था सुरक्षा के मद्देनजर आपको जानकारी दे दें और इसी के तहत ही खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को आज मिलेगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक आज होनी है। बैठक में भाजपा विधायक चुनेंगे नया मुख्यमंत्री। नवनिर्वाचित विधायकों की 4 बजे बैठक होगी। बैठक में ऑब्जर्वर हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, आशा लाकर और डॉक्टर के लक्ष्मण मौजूद रहेंगे। 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीट जीती है भाजपा ने। करीब आधा दर्जन कैंडिडेट चल रहे हैं सीएम पद की दौड़ में, लेकिन मुहर किसके नाम पर लगेगी ये आज फाइनल हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो 2005, 2008, 2013 और फिर 2020 में सीएम पद की शपथ ली थी शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में, और ऐसे में अब देखना होगा 2020 में, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार बनी थी और फिर उसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई थी और फिर शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी 2020 में। लेकिन अब देखना होगा इन विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत दिलाने के बाद क्या शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से सिंहासन पर वो जगह मिल पाएगी या फिर एक नया चेहरा होगा, क्योंकि रेस में आधा दर्जन चेहरे हैं। किसके नाम पर मुहर लगती है आज विधायक दल की बैठक में फैसला हो जाएगा और उसके बाद उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। आईएनडीआई अलायंस की बैठक की नई तारीख आ गई है। दरअसल अब ये महागठबंधन जो कि आईएनडीआई के नाम से है, 19 दिसंबर को इसकी मीटिंग होनी है। सकारात्मक एजेंडा बनाने व सीट बंटवारे पर मुहर लगेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में ये बैठक होगी। हालांकि चंद बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में तमाम तरह की बातें हुई। केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हुई और लोकसभा चुनाव पर फोकस। लेकिन उससे पहले ये जो 5 राज्य में चुनाव आए हैं, जिस तरीके से रिजल्ट निकल कर आए, क्योंकि अभी अगर आईएनडीआई की महागठबंधन की बात करें तो दबदबा कांग्रेस का, और ऐसे में 5 राज्यों में कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। एक राज्य तेलंगाना, उसे छोड़कर कहीं पर भी कांग्रेस का नामो निशान ज्यादा नजर नहीं आया। राजस्थान में फिर भी सीट से यहां पर कांग्रेस लेती नजर आई, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई है, सरकार नहीं बना पाई। और इसीलिए आईएनडीआई में अब क्या भूमिका कांग्रेस की रहेगी इस बैठक में पता चल जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के दावेदारों की रेस में भी कई चेहरे हैं और हर कोई उसमें अपने आप को सुपीरियर बता रहा है। ममता बनर्जी की भी एक नई बयानबाजी निकल कर आई। हालांकि अपने समर्थक के जरिए उन्होंने वो बात कही थी, लेकिन अब ये आईएनडीआई की जो बैठक है वाकई में बेहद खास रहेगी। वहीं चीन का तिब्बत को लेकर दुष्प्रचार, तिब्बत को जिजेंग नाम दिया गया है चीन ने। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि चीन की इस हरकत का तिब्बत में विरोध किया जा रहा है। दरअसल
निर्वासित तिब्बती सेना नेता जो बोले हैं, जो निर्वाचित तिब्बती नेता है, उनका कहना है कि पहचान खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने इसे श्वेत पत्र के जरिए जाहिर कर दिया है, लेकिन जो नेता है वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो हमारे वर्चस्व को खत्म करना चाहती है चीन। लेकिन अब देखना होगा कि चीन का रिएक्शन किस तरीके से निकल कर आता है और ये जो समस्या तिब्बत के लिए खड़ी कर दी गई है, इसका समाधान क्या निकल कर आएगा, सरकार क्या सोचती है। चलिए बात करेंगे जेडीएस नेता कुमारस्वामी की, जिनका एक बड़ा दावा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिर सकती है। ये बहुत बड़ी बात, बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के अंदर आंतरिक कलह चल रही है। आपको याद होगा कर्नाटक में कांग्रेस ने एक अच्छी जीत हासिल की। जब मुख्यमंत्री पद की बात आई तब फिर वहां पर असमंजस की स्थिति बनी, फिर मुख्यमंत्री भी बना, डेप्यूटी सीएम भी बना। लेकिन अब जेडीएस के नेता का यह बड़ा बयान कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इनके अंदर आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गई है और कर्नाटक में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन गई है। कांग्रेस को उस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो उद्धव ठाकरे को करना पड़ा था। मई 2024 के बाद यह तय होगा कि यह सरकार गिर जाएगी, किसी भी कीमत पर यह सरकार नहीं टिकेगी। कांग्रेस के एक प्रमुख मंत्री केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं, कानूनी परेशानियों से बचने के लिए भाजपा में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। मंत्री 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, जहां एक तरफ आईएनडीआई के साथ महागठबंधन कर लिया गया है, सभी विपक्ष इकट्ठा हो गए हैं और वहीं पर बचे खुचे राज्य जो कांग्रेस के पास है, अगर वो भी धीरे धीरे इस तरीके से खिसकने लग गए तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती लोकसभा चुनावों में और आने वाले समय में भी रहेगी। वहीं देखा जाए तो अब विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब भाजपा कांग्रेस के हारे नेताओं की नजरें टिकी है लोकसभा चुनावों पर। ऐसे नेताओं ने टिकट पाने के लिए अभी से लॉबिंग भी शुरू कर दी है। दोनों दलों के कई नेता टिकट पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के गलियारों के कई बड़े नेताओं के चर्चे हैं। अब ऐसे में कई चंद बड़े नाम हैं जो कि भाजपा में विधानसभा चुनावों में टिकट मिलने के बाद प्रचार प्रसार किया, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। ऐसा ही कांग्रेस में हुआ कि बड़े चेहरे, बड़े नाम, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे में उन्हें थोड़ी सी भी गुंजाइश अपनी लग रही है कि लोकसभा चुनावों में उन्हें टिकट मिल जाएगा और वो सांसद बन जाएंगे, यानी वो जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या एक बार फिर से उन पर दाव खेला जाएगा? अगर थोड़ी भी गुंजाइश रहती है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस में कोई न्यू स्ट्रैटेजी बनती है, न्यू चेहरे सामने आते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जब सांसदों की बात आती है तो वो आती है राजस्थान की, क्योंकि लगातार 2 बार से 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी अपने देते हुए नजर आई है। लेकिन अब देखना होगा क्या उन्हीं चेहरों पर दाव लगाया जाएगा या फिर जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्हें एक बार फिर से मौका मिलेगा या फिर कोई नए चेहरों पर दाव खेला जाएगा, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। पाकिस्तानी चुनाव में भारत प्रेम मुद्दा छा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार पाकिस्तान में चुनावी माहौल थोड़ा बदला है, क्योंकि यहां चुनाव से पहले भारत का नाम लिया जा रहा है एक नायक की तरह। प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार नवाज शरीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध सुधारने होंगे। नवाज शरीफ आपको याद होगा वो रह चुके हैं पहले भी प्रधानमंत्री, लेकिन अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं। फरवरी को चुनाव होने हैं, लेकिन अब उनका एक बयान आया है कि पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध सुधारने होंगे, जबकि विरोधी दल शरीफ को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव में देरी की संभावना को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस संभावना को खारिज कर दिया है कि चुनाव में देरी की जाए। फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन तारीख बहुत जल्द सामने आएगी, क्योंकि यहाँ के चुनाव आयोग ने उस संभावना को खारिज कर दिया है कि थोड़ा और लेट हो सकते हैं। वहीं नवाज शरीफ जो कि विदेश से यहाँ पर आए और उनको खास ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये विरोधी दल कहते नजर आ रहे हैं और साथ में उनका बदला स्वरूप है, यानी कि भारत के खिलाफ अभी जहर नहीं प्यार निकल रहा।
चलिए बदले मौसम के मिजाज की बात कर लेते हैं। और सबसे खास बात, जब राजस्थान में ठंड की आती है तो माउंट आबू का जिक्र जरूरी होता है, क्योंकि इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान की धरा में माउंट आबू। वहां कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान फिर से जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। खुले मैदान, घास और फूल पत्तियों पर ओस की बूंदें जम गई है। लेकिन जो पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं वो इस मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। उन्हें वाकई में विश्वास नहीं हो रहा कि राजस्थानी जगह पर में भी राजस्थान में जब कोई आएगा और एक हिल स्टेशन उन्हें मिलेगा वो है माउंट आबू। और वाकई में ठंड, और ऐसे में आने वाले समय में 25 दिसंबर भी है, क्रिसमस है, नया साल है, और ये वक्त जो सर्दियों का होता है ये छुट्टियों वाला होता है, सेलिब्रेशन वाला होता है, और इसमें मौसम भी बेहद खुशनुमा रहता है और ठंड भी जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन इसका पर्यटक आनंद ले रहे हैं। चलिए अब छुट्टियां, सेलिब्रेशन, लेकिन उससे पहले आती हैं परीक्षाएं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो है वो आज से शुरू हो चुकी हैं बच्चों की। सरकारी स्कूलों के बच्चों की बात करें या निजी स्कूलों के बच्चों की बात करें, हाफ ईयरली परीक्षाएं उनकी शुरू हो चुकी हैं। 23 दिसंबर तक ये एग्जाम्स चलेंगे, 25 दिसंबर से, क्योंकि शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाता है। और पहली पारी की परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक है, यानी कि 9:30 बजे से पहली पारी का एग्जाम शुरू हो चुका है और अब वो बहुत जल्द खत्म भी होने वाला है, यानी कि 12:45 पर। फिर उसके बाद दूसरी पारी शुरू होगी, जब दोपहर 1:15 पर एग्जाम शुरू हो जाएगा दूसरी पारी का। फिर 4:30 बजे तक चलेगा और ये क्रम 23 दिसंबर तक चलने वाला है। और उसके बाद 25 तारीख से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। चीन का जब भी नाम आता है तो कई तरह की बातें सामने आती है, जिसमें चाइनीज सामान से लेकर उसका घोटाला या फिर पाकिस्तान के साथ उसका व्यवहार या फिर लगातार कायराना करतूत। लेकिन इस बीच आपको ये जानकारी भी दे दी कि पर्यावरण के प्रति अब चीन जागरूक होता नजर आ रहा है, क्योंकि इन सबके बीच आपको वो तस्वीर याद होगी कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन चाइना में नजर आया था। और वहां पर अगर आप बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा पोस्टर बनाना पड़ा था, जब बहुत सारी पेड़ वहां पर थे, ग्रीनरी थी। फिर उसके आगे आके खड़े होकर लोग फोटो खिंचवाते थे, दिखाने के लिए कि हमारा शहर सही है, साफ है, स्वच्छ है और मौसम बिल्कुल खुला और यहाँ बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। ये उनकी मजबूरी बन गई थी। पोल्यूशन बहुत ज्यादा, लेकिन अब वहां से कुछ ऐसा इनपुट निकल कर आ रहा है कि अब वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। दरअसल करीब 6 साल पहले चीन के 75 शहर थे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित। उस वक्त सूची में भारत के 17 शहर भी शामिल थे, लेकिन गत 6 वर्ष में स्थिति अब पूरी बदल चुकी है। ये डराने वाला आंकड़ा है, जरा सुनिएगा। 2022 में 100 प्रदूषित शहरों की सूची में 65 भारत के थे, जबकि चीन के प्रदूषित शहर 75 से घटकर मात्र 16 रह गए हैं। यह आंकड़ा उल्टा हो गया है। गाड़ियां और कोल पावर प्लांट की संख्या कम कर उन्होंने हालात को सुधारा है। अब जरा सोचिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की खबरें आप तक भी पहुंच रही होगी, और अगर आपके कोई रिश्तेदार है या आप भी वहां पर रहते हैं या आना जाना होता है, तो पिछले कुछ महीनों से कितनी ज्यादा समस्या पोल्यूशन की है। पहले हमारा आंकड़ा 20 के पार भी नहीं था, लेकिन अब यह आंकड़ा हमारा 65 के करीब पहुंच गया। और चाइना जो सबसे प्रदूषित कहा जाता था, अब वहां पर सिर्फ 16 शहर ऐसे हैं जो कि प्रदूषित है। और ये आप आने वाले समय में देखिएगा, वो आंकड़ा भी उसका घट जाएगा और हमारा बढ़ जाएगा। और अगर हम ऐसे ही पोल्यूशन के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो। वहीं बच्चों के लिए आज से घर घर दस्तक दी जा रही है। दरअसल उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया है। हर साल इस अभियान को शुरुआत किया जाता है और इस अभियान के पहले दिन कल 40,39,000 बच्चों को दवा पिलाई गई थी। चिकित्सा विभाग की पीजी टीकाकरण यानी कि डॉक्टर रघुराज सिंह ने इस बाबत जानकारी दी। रविवार को जो बच्चे दवा पिलाने से वंचित रह गए हैं उनके लिए खास व्यवस्था की गई है कि अगले 2 दिन ग्रामीण और 3 दिन शहरी क्षेत्र में मोबाइल टीमें भ्रमण करेंगी। ये टीमें घर घर जाकर खुराक देंगी, उन बच्चों को, नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाएंगी जो कि वंचित रह गए हैं पोलियो दवा से, उस वैक्सीनेशन से, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है। बच्चों के जन्म होने के बाद से ही लगभग 5 साल तक आपको पल्स पोलियो की दवा बच्चों को पिलानी चाहिए। उसके बाद ये खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है, लेकिन उसको बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं।